हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। Students, these are the questions which we'll be discussing in the chapter. Please keep on taking the screenshots of all the questions so that you may be able to understand better. These are question number 1, 2, 3, 4. Keep on taking the screenshots. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कीप ऑन टेकिंग दी स्क्रीनशॉट्स। जब भी आपको समझ में ना आए तो बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस एक बार देख लेने हैं, ताकि वैसे क्वेश्चन मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट आपके पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 20, 21, 22, दिस इज 23, 24, 25, 26, 27। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए बेटा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये 27, 28, 29, 30, 31 हो चुके हैं, 32 से आ गया, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. I hope you have taken these screenshots. आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों 10, एक पे चार्ज है दूसरे पे -20 यूनिट है, दोनों को टच किया, टोटल चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। टोटल चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा, तो बेटा -10 है टोटल चार्ज। अब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, -5 और -5, है ना। आप ये भी कह सकते हैं एक पे पहले 2q था और एक पे q मैग्नीट्यूड वाइज। तो पहले जो फोर्स था इनिशियल कंडीशन में दैट वाज k 2q इंटू q 2kq² बाय r²। और बाद में क्या हो गया प्यारे बच्चों, फाइनली फोर्स क्या हो गया, फाइनल कंडीशन में कितना हो गया है, q/2, इसका भी आधा हो गया ना, q का भी आधा हो गया, 5 हो गया, 10 का 5 हो गया, है ना। तो k q/2 है ना अपॉन r²। तो रेशियो लेंगे बेटा इनिशियल से फाइनल का, तो क्या रहा है 8:1, है ना। तो बेटा 8:1 तो आना है। और बेटा पहले अट्रैक्टिव था, पहले एक पे प्लस एक पे माइनस, बाद में दोनों पे माइनस, तो बाद में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाद में हो जाएगा रिपल्सिव। बाद में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिपल्सिव हो जाएगा फोर्स। कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा क्या बन जाएगा आंसर इसका फिर 8:1, और वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव को प्लस माइनस से बताएंगे तो क्या हो जाएगा -8:1। ठीक है, माइनस वाला बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि पहले बेटा रिपल्सिव बाद में अट्रैक्टिव, और माइनस वाले दो ऑप्शंस हैं, तो कौन सा वाला लेना चाहेंगे हम, -8:1। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, है ना, यहां जगह बनाई जाए समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, 80 माइक्रोकूलम है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। आइए बताते हैं प्यारे बच्चों आपको, हम 80 माइक्रोकूलम चार्ज है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर 80 माइक्रोकूलम है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ही, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब -2 ही। तो 80 माइक्रोकूलम 80 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू n। एक इलेक्ट्रॉन मतलब इतना -e चार्ज। आई होप मैं आपको समझा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही यही है कि वो जो 80 है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां से n कितना निकल के आएगा बच्चों, आइए देखते हैं फटाक से। n निकल के आएगा, यहां से ये जाएगा इधर, तो 10 की पावर 13 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 14 हो जाएगा। 16 5 80 होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 14 तो बन ही गया था, 13 और 1 14, और 16 5 80, तो ये 5 इंटू 10 की पावर 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल था, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है एक चार्ज पड़ा है 0 0 0 पे Q2, और Q1 यहां पे है 2 1 -3 पे, 2 -1 3 सॉरी,
अब कह रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये इस पे किधर को फोर्स लगाएगा, इधर को, दैट इज आर वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन। तो आर वेक्टर बेटा क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये बेटा आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर है। और जो फोर्स आएगा प्यारे बच्चों वो माइनस आर वेक्टर की तरफ आएगा, दैट इज माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो ऑप्शन में फोर्स देखिए इसके अलोंग किस किस में आ रहा है, मतलब माइनस 2i कैप के अलोंग होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, माइनस 2i कैप वाले तो दो ऑप्शन हैं बेटा आपके सामने, तो कौन सा सही होगा आइए देखते हैं। माइनस 2i कैप दो में है, थर्ड में और फोर्थ में। तो बेटा सबसे पहली बात 1/4πε0 तो आएगा ही आएगा फोर्स में, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अंडर रूट, बेटा ये पोजीशन वेक्टर और यही बीच का डिस्टेंस भी हो जाएगा, a, b, c और 0 0 0 में डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 2 स्क्वायर 1 5 और 9 14 इनटू आर कैप आएगा। तो आर वेक्टर है ना, आर कैप इसके अलावा आना है बेटा माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप अपॉन अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 आएगा और 14 4 द 56 भी आएगा, तो 56 रूट 14 होना चाहिए नीचे, जो कि है ऑप्शन 4 में, है ना, क्योंकि माइनस बेटा पहली बात इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे दो, अंडर रूट 14 नीचे आना चाहिए, ऐसा एक। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, नहीं है तो दोबारा देखें, पर कोशिश करेंगे समझ के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तरीका बिल्कुल सिंपल था, आर पोजीशन वेक्टर है इसका, एक ओरिजिन पे है, जो ओरिजिन पे है उस पे जो फोर्स आएगा वो आर के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है, और फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए। चलिए बढ़ा जाए आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किधर है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, कह रहे हैं स्मॉल क्यू पे टोटल फोर्स 0 चाहिए। मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन क्या है, यस, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू टू बी 0। इस पे नेट फोर्स 0 चाहिए, तो इसके कारण फोर्स कितना आएगा, 4k स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, k 4q बाय एल स्क्वायर, है ना। और इसके कारण जो आएगा ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो पहली बात तो ये नेगेटिव होगा, है ना। और मैग्नीट्यूड कैसे देखें, k बाय एल बाय 2 का स्क्वायर, ओह आई एम सॉरी, एल बाय 2 का स्क्वायर, है ना, ताकि ऊपर 4 जाएगा। तो बेटा इनको बराबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4k स्क्वायर, k 4q बाय एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k बाय एल स्क्वायर। तो कैपिटल क्यू क्या आ गया, स्मॉल क्यू के बराबर आ गया मैग्नीट्यूड में, लेकिन होना क्या चाहिए, नेगेटिव। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ स्मॉल क्यू, माइनस ऑफ स्मॉल क्यू। आप सोच भी सकते हैं उतना ही ले लूं, अगर यहां पे -4q ले लूं तो बेटा डिस्टेंस हाफ होने पे फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स, पर फोर्स चाहिए वही, तो चार्ज को करना पड़ेगा 1/4 इससे, इसलिए -q ही आएगा। बेटा मेरी बात सुने, 4q ले लूं मैग्नीट्यूड में, -4q ले लो, अट्रैक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस हाफ होने पे फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 करने पे चार्ज को इससे 1/4 करना पड़ेगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, नहीं तो सिंपल तरीका तो यही है, इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स बराबर कर दो, बस मैग्नीट्यूड खत्म हो गई कहानी, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, मैंने तरीका आपको बता दिया कि कैसे किया जा सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। यहाँ पे प्रोटॉन है, इस पे फोर्स बताना है, दो प्लेट्स के बीच में, जिसपे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा चार्ज है। फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी एक के कारण, और नेगेटिव वाली के कारण क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी के कारण। तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी फील्ड इनटू चार्ज हो जाएगा फोर्स, है ना। और चार्ज कितना है बेटा, ई, चार्ज कितना है बेटा, ई, चार्ज कितना है, ई। तो बेटा क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं।
इसके बाद कह रहे हैं बेटा अगले क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 0.2 कूलम चार्ज को लेके जाना है। कहां लेके जाना है बेटा? 2 मीटर दूरी पे लेके जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लेके जाना है और जो वर्क डन है बेटा वो 4 जूल है। इसका मतलब ये मिनिमम वर्क डन है। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। वैसे क्वेश्चन कहना चाहिए था मिनिमम वर्क डन, क्योंकि वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं। वर्क से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाजा ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है। अब बेटा जब लेके जाना, मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, तो एक्स में तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, पर क्या वाई में लगाना पड़ेगा? हल्का सा ही पूछ दिया, वो चलता ही चला जाएगा वाई में, क्योंकि वाई में तो कुछ है ही नहीं रोकने वाला, है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना कह रहा हूं, मेरे को फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? QE, है ना। 0.2 चार्ज हो गया इंटू ई, ये फोर्स लगाना पड़ेगा इधर को। डिस्प्लेसमेंट 2 इधर को ही है, FS cos 60, बस ये हो गया वर्क। और जो वर्क आ रहा है बेटा वो 4 जूल है, बस यहां से E निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल बात थी भैया। बेटा QE हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हुई 2 मीटर, FS cos 60 हो जाएगा वर्क। वर्क को 4 के बराबर किया और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे बेटा। cos 60 हाफ होता है तो cos 60 और 2 तो कट जाएंगे, ठीक है। 2 इंटू हाफ तो 1 हो जाएगा और ये उधर जाएगा। E क्या आ जाएगा बेटा? 4/0.2 दैट इज 40/2 दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम। 20 न्यूटन पर कूलम। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है ना, क्यू सिंपल पेंडुलम वाले मैनर में लटका रखा है हमने। इसका मास m है और इसको हमने हल्का सा ऑसिलेट करके छोड़ दिया। इसका टाइम पीरियड बताना है। प्यारे बच्चों SHM की मेरी पूरी वीडियो आ चुकी है, आप सिंपल पेंडुलम वाली वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है ये बात। बेटा टाइम पीरियड जो होता है वैसे तो 2π√L/g होता है, पर अगर a ऊपर को होगा तो फिर क्या आ जाता है बेटा? mg के साथ साथ बेटा यहां पर जो आदमी खड़ा होगा वो क्या कहेगा? सूडो फोर्स भी आ जाएगा, ma, mg प्लस a हो जाएगा बेटा फोर्स, है ना। g के बदले g प्लस a आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2π√L/g प्लस a, 2π√L/g प्लस a, है ना। और अगर a नीचे को होता फिर क्या होता? a अगर नीचे को होगा फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ma ऊपर को लगा देंगे फिर सूडो फोर्स, तो 2π√L/g माइनस a, तो फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2π√L/g माइनस a हो जाएगा, है ना। और वैसे ही अगर a इधर को हो तो फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? mg इधर है, ma इधर, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो बन सकता है वो क्या हो जाएगा? mg ma का m√g² प्लस a², या g और a का √g² प्लस a², ये g इफेक्टिव हो जाएगा। और इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आ जाएगा? 2π√L/g इफेक्टिव, वेयर g इफेक्टिव इज √g² प्लस a² इन दिस सिचुएशन। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर केस था जहां पे बेटा चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसे करेंगे सॉल्व? आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। बेटा इसके कारण जो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आएगा वो QE/m है। इधर को g आने वाला है, तो बेटा नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इफ g इफेक्टिव क्या आ जाएगा यहां से निकल के? √QE/m² प्लस g²। अब बेटा करना क्या होगा? 2π√L/g इफेक्टिव, 2π√L/g इफेक्टिव। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, ठीक है। चलिए फिर बढ़ा जाए आगे। चलिए ठीक है, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां पे क्या बेटा? 3 चार्जेस हैं, Q, Q और Q। सेंटर पे बतानी प्यारे बच्चों फील्ड, इसके कारण फील्ड इधर को आएगी, है ना। और पोटेंशियल दोनों के बारे में चर्चा करनी, इसके कारण इधर को आएगी और इसके कारण। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस पे चार्ज Q है, तो एक के कारण फील्ड इधर को आ रही है, एक के कारण 120 डिग्री पे इधर को आ रही है। इधर से 120 तो इधर से 60 हो गया, दूसरे पे फिर 120 डिग्री पे आ रही है। तीनों बेटा वो मतलब सिमेट्रिक है ना, तो 120 120 120, तो इधर से भी 120 का टर्न लेंगे फिर 60, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिलके क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर, फिर उसमें जोड़ना है ये बेटा, दिस प्लस दिस विल बी दिस, और फिर दिस प्लस दिस विल बी 0। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 0। आई होप मैं आपको समझा पाया। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन पोटेंशियल अगर डिस्टेंस r हो तो KQ/r, KQ/r, KQ/r कितना हो जाएगा? 3KQ/r, 3KQ/r। तो V नॉट इक्वल टू 0 एंड E इक्वल टू 0। बस यही पूछा गया था हमसे। पूछे थे पोटेंशियल 0 होगा नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? V नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन
C3 है, V नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। 9th वाले क्वेश्चन में पूछा है प्यारे बच्चों, क्यू चार्ज इसको दिया, क्यू चार्ज इसको दिया, कनेक्ट कर दिए, चार्ज किधर से किधर जाने वाला है। अरे भैया पोटेंशियल किसका ज्यादा है, खाली ये देख लो, दूर दूर है दोनों, एक पे KQ/R, उस पे क्या होगा KQ/2R। किसका ज्यादा है पोटेंशियल भैया, छोटे का। किसका? तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम छोटू टू बड़ू, छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? छोटे से बड़े। बेटा वही चार्ज है ना, छोटा है तो आप कैसे, तो रिपल्शन आपस में ज्यादा है, बड़ा है दूर दूर है, रिपल्शन आपस में है लेकिन कम है, तो इधर से इधर जाएगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होगा, पोटेंशियल देखिए और फिर डिसाइड करिए। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बेटा कह रहे 64 ड्रॉप्स कंबाइन हुई, बन गई एक बड़ी ड्रॉप, पोटेंशियल कितने टाइम्स हो जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया 64 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन जा रही है, बहुत शानदार। 64 into 4/3 pi r cube is equal to 1, 4/3 pi capital R cube, R is equals to 4R, रेडियस क्या हो जाएगा 4R, है ना। तो KQ/R बेटा पहले जो पोटेंशियल था, अब क्या हो जाएगा K 64Q। बेटा चार्ज तो 64Q हो गया, है ना, क्योंकि 64 ड्रॉप्स मिलके एक बन रही हैं और रेडियस क्या हुआ 4R। तो बेटा पोटेंशियल कितने टाइम्स हो गया, 4 into 16 is 64, 16 टाइम्स हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल कितने टाइम्स हो गया 16, क्यों? क्योंकि रेडियस हुआ 4 टाइम्स, रेडियस हुआ 4 टाइम्स और चार्ज हुआ 16 टाइम्स। रेडियस कैसे निकाला बेटा, 64 ड्रॉप्स थी, एक बनी, 64 into 4/3 pi r cube बराबर 4/3 pi कैपिटल R क्यूब। यहां से कैपिटल R निकाल लिया और K, और यहाँ पर बेटा 64 जो ड्रॉप्स थी K into 64Q/4R, है ना। यहाँ से क्या निकल के आ गया 16 KQ/R, 16 KQ/R। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ बच्चों, बहुत ही सिंपल है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए प्यारे बच्चों 11th क्वेश्चन। यहाँ दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, कह रहे हैं पोटेंशियल की स्टडी करनी है, इससे इसकी तरफ जाते हुए, ए से बी की तरफ जाते हुए। बेटा बताना है कि पोटेंशियल लगातार घटेगा, लगातार बढ़ेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरीके की चर्चा करनी है। बेटा इसके पास में पोटेंशियल हुआ KQ/R और R टेंड्स टू 0, तो बेटा यहाँ पोटेंशियल है इनफाइनाइट। सिमिलरली इसके पास भी इनफाइनाइट, और बीच में क्या होगा KQ/R प्लस KQ/R, 2 KQ/R मतलब फाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट से फाइनाइट से फिर इनफाइनाइट, घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। और अगर एग्जैक्ट बताऊं तो भैया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, पोटेंशियल होता है KQ/R, 1/x का ग्राफ आएगा। दोनों तरफ इस तरीके का, लेकिन इस तरफ की बात तो करनी नहीं, हटाओ। और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है, फिर इधर भी एक, उधर की बात तो करनी है, बीच की बात करनी है खाली ऐसा। अब इन दोनों को जोड़ना है, दिस प्लस दिस, दिस दिस प्लस दिस, दिस दिस प्लस दिस, दिस दिस प्लस दिस, चढ़ाते जाओ बस ऊपर, खत्म, बन जाएगा U, बन जाएगा U। पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। बहुत शानदार, चलिए बढ़ेंगे आगे। कह रहे इलेक्ट्रॉन है भैया अगले क्वेश्चन में, नन्ना सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है V1 से V2 पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल की तरफ। कह रहे इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। अच्छा जाना ही चाहिए, क्यों नहीं जाएगा भैया, ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन को ये क्या कहेगा, आ जा, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आएगा भैया, हायर पोटेंशियल की तरफ ही आएगा। किसकी तरफ आएगा, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ज्यादा पोटेंशियल की तरफ आएगा तो क्या होगा बेटा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम ही हो रही है, आप ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा कम ही होगी। क्यों, क्योंकि बेटा KQ1 Q2/R होती। पोटेंशियल हमेशा सिस्टम ऐसे मूव करता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो। R कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये नेगेटिव है, प्लस एक माइनस। तो बेटा नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है डिक्रीज करना, है ना। मतलब -1 से -11 हो गई, आपके मार्क्स पहले -1 है मान लो, फिर -10 है, तो क्या हो गए, कम हो गए। क्या हो गए, कम हो गए। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, है ना। अब बेटा पहले पोटेंशियल एनर्जी EV1 थी, बाद में EV2 हो गई। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क होता है, तो बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल, और जो वर्क होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, दैट इज V1 माइनस V2। अभी इन्होंने V1 माइनस V2 ऑप्शन नहीं, तो V2 माइनस V1 मतलब इसके प्रोपोर्शनल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में वर्क होगा,
और उसी के प्रोपोर्शनल में काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज इसकी फील्ड में चला रहे हैं भैया, ये सेंटर पे है, सर्कल से सर्कल पे पहुंचना है, ए से बी पे जाए, ए से सी पे, ए से डी पे, ए से ई पे। कह रहे बताओ किस केस में वर्क ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा किस में, ए से बी में। बेटा सब में बराबर आएगा सबका भैया, और सब में बराबर आएगा और जीरो, के क्यू क्यू बाय आर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी के क्यू क्यू बाय आर। तो बेटा हर जगह पोटेंशियल ए पे जो है वही बी पे, ए पे जो है वही सी पे, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए, जीरो। और पूछा किसका वर्क है, ये नहीं बताया, एक्सटर्नल एजेंट का ही पूछा हो तो भी बेटा मतलब मिनिमम वर्क की बात ही करेंगे। तो बेटा हमको करना क्या है बेटा, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो। हालांकि एक्सटर्नल एजेंट अगर होता तो फिर मिनिमम वर्क की बात करनी चाहिए, क्योंकि बेटा वर्क तो एक्सटर्नल एजेंट कितना भी कर सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, या तो बेटा मेरे को कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, तो मैं कह दूंगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वही है तो जीरो। और अगर एक्सटर्नल एजेंट का कहना चाहते हैं भैया, तो एक्सटर्नल एजेंट के लिए साथ में एक लाइन लिखनी चाहिए, मिनिमम वर्क डन, स्लोली ले जाने में वर्क डन। क्योंकि बेटा कोई केस तो बताना पड़ेगा किस केस में एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट बेटा अगर मेरे को यहां से मान लो किसी को इस रूम से, रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकालना हो, तो बेटा एक तरीका मैं लेके जाऊं, हल्के से लेके जाऊं, दरवाजा बंद कर दूं बाहर निकाल के, और दूसरा तरीका क्या है, धकेल के लेके जाऊं, बहुत जोर से वेलोसिटी दे दूं। तीसरा तरीका क्या, बहुत जोर से धकेलो, इतनी जोर से कि वो अर्थ से भी बाहर निकल जाए रॉकेट की तरह, है ना। हालांकि इतनी ताकत नहीं है अपने पास, लेकिन आदमी वर्क कितना कर सकता है, कितना भी। तो हमको कंडीशन देनी पड़ेगी, किस कंडीशन के लिए वर्क निकालना है, किस कंडीशन के लिए वर्क निकालना है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं भैया हाइड्रोजन प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मस्ती से, कैसे घूम रहे हैं, कह रहे वर्क डन बाय दी, कह रहे इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा पूरा एक चक्कर तो वर्क कितना होगा एक चक्कर में। भैया जहां से चले थे वहीं आ गए, कंजर्वेटिव फोर्स है, जहां से चले थे वहीं आ गए, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अबाउट अराउंड द प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग अराउंड प्रोटॉन। वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन, वैसे बकवास सी बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क की बात करनी चाहिए थी एक्सटर्नल एजेंट के, तो बेटा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क की बात होनी चाहिए थी, और जीरो, क्योंकि जहां से चले थे वहीं आया गए। कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका वर्क डन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ओनली इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। तभी हम कहते हैं जो वर्क हुआ उसको डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो। हम आए थे 4 पराठे खा के 400 जूल एनर्जी लेके, है ना, आपको पढ़ाने में 250 जूल खर्च हो गए, 250 जूल स्पेंडेड इन टीचिंग, 150 जूल लेफ्ट विद मी। डिक्रीज इन एनर्जी इज द एनर्जी डिलीवर्ड इन द रिकॉर्डिंग, है ना। रिकॉर्डिंग में कितनी एनर्जी खर्च हुई, 250, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, डिक्रीज इन एनर्जी। तो फिर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं, और फिर हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन कब, जब वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, केवल और केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे करे। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे करे तो फिर हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क, वहां से पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन कब, व्हेन work done depends only and only on initial and final position, not on the path followed. That is when force is conservative. तो बेटा साइक्लिक प्रोसेस में जितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले थी उतनी बाद में डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, वर्क डन वो क्या हो गया, जीरो, खत्म। 3 चार्ज है अगले क्वेश्चन में 15 में, Q2 QXQ, है ना, और कह रहे हैं भैया जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो है जीरो। कितनी है, जीरो। Q2Q और XQ, और कह रहे इक्वी डिस्टेंट है भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस पे बैठे हुए हैं, यो रहा Q, यो 2Q एंड यो का है बाई XQ, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की क्या हो जाएगी, K2Q into Q by A, साइड लेंथ ए मान लिया ना, आपका मानो R मान लो, KQ into XQ by X, KQ स्क्वायर by A प्लस 2x KQ स्क्वायर बाय A इक्वल टू 0। टोटल पोटेंशियल एनर्जी को
0 कर दीजिए, के क्यू स्क्वायर बाय ए उड़ाइए, उससे डिवाइड कर दीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं 2x x 3x 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बहुत मुश्किल भैया। फिर यहां से x निकालना है, -2/3 -2/3। बहुत शानदार तरीके से निकाल पाए हैं बेटा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी सारे पेयर्स लेने होते हैं। 3 है तो कितने पेयर होंगे, 1 2 और 3, और कोई पेयर बचा ही नहीं। 4 होते तो फिर कितने होते हैं बेटा, n(n-1/2) एक्सप्रेशन आते हैं हमेशा। अब जैसे 4 होंगे तो कितने आएंगे, 1, इन दोनों का एक्सप्रेशन बनेगा, इन दोनों का बनेगा, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, 6। आप चेक करिए, 4 × 3 12/2 6। अगर मैथ स्टूडेंट है तो NC2, वैसे मैं जानता हूं नीट के बच्चे हैं तो बेटा n(n-1/2) आप याद रख सकते हैं। आप ऐसा सोचिए, जब दूसरा चार्ज आएगा तो एक एक्सप्रेशन, तीसरा अगर आएगा तो इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, 2 और हो गए। चौथा आएगा फिर कितने एक्सप्रेशन है, 1 2 और 3, 3 एक्सप्रेशन और जुड़ जाएंगे, तो कितने बन गए, 6। आप ऐसे सोच सकते हैं, मतलब जब चौथा आएगा तो 3 ऐड होगा, पांचवा आएगा तो उसका इसके साथ भी एक्सप्रेशन बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, चारों के साथ प्लस 4 है ना, फिर क्या हो जाएगा 10। n(n-1/2) आप सोच लीजिए कि बेटा 1 + 2 + 3, अगर nth चार्ज आएगा तो n-1, क्योंकि जब फोर्थ आया था तो 3 एक्सप्रेशन ऐड हुए थे, 3 पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, टोटल टर्म्स के n-1/2 a + l n(n-1/2) सम कर लिया उसका, है ना। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। चलिए ऐसा करते हैं, एक बात बताए थे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे अगर 4 चार्जेस हैं स्क्वायर की वर्टिसेस पे, तो सब क्यू क्यू है तो के क्यू स्क्वायर बाय ए, के Q1 Q2 बाय ए, ऐसे कितने हो जाएंगे, 4 है ना। और a√2 वाले कितने हो गए, 2 के क्यू स्क्वायर बाय a√2। बहुत शानदार तरीके से कर लिया। 6 एक्सप्रेशन आने चाहिए थे, 6 आ गए, 4 और 2 6। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बेटा देखो, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं और फील्ड पूछी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 10 सेंटीमीटर पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, 20 सेंटीमीटर पे दूसरा, 30 सेंटीमीटर पे तीसरा। बेटा मैं आपको बता देता हूँ एक बात, बेटा ये एक बार मेरे को पॉइंट चार्ज मिला, मैंने उसको बोला हाई, उसने भी आगे से बोला हाई, है ना। तो बेटा फील्ड लाइंस कैसी होती है, इस तरीके की, ठीक है, ये फील्ड लाइंस होती हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं, स्फेरिकल। कैसे होते हैं, स्फेरिकल। ज्यादा कहां पे होता है बेटा पोटेंशियल, पास में, दूर क्या होता है बेटा, कम होता है। एंड फील्ड्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल रीजन, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो इससे और हायर से लोअर की तरफ फील्ड होगी। ये 90 है ना, नहीं भी दिख रहा हो तो भी मान लो बेटा 90 लेट अस सपोज, है ना। तो अब बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये 90 है तो कितने एंगल पे हो गया, ये 30 है और ये 90 आ गए, तो बेटा 120 डिग्री एंगल पे हो गई बेटा फील्ड। तो फील्ड बेटा कितने एंगल पे हो जाएगी प्यारे बच्चों, 120 डिग्री एंगल पे, है ना। और मैग्नीट्यूड बताना हो तो बेटा कितना होगा, 1 चार्ज को पटकने में इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करती है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो E × D, और D कितना हो जाएगा, ये 10 होगा या ये बेटा, अगर यहां से छोड़ेंगे चार्ज पार्टिकल को, 1 चार्ज को, तो वो ऐसे जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, है ना। अगर रेस्ट से छोड़ेंगे तो बेटा E × D, और D कितना हो जाएगा, ये 10 है ये चीज, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा, 10 sin 30, हाइपोटेन्यूज sin थीटा परपेंडिकुलर 5। तो E × 0.05, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया, और जो बेटा वर्क हो रहा है 1 चार्ज पे वो 10 हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। यहां से E निकाल सकते हैं आप बहुत आसानी से, 1000/5 दैट इज 200। तो बेटा 200 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 120 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इन एंटी 120 डिग्री इधर भी हो सकता था बेटा, है ना, और 120 डिग्री इधर भी हो सकता है। तो कौन सा वाला 120 डिग्री चाहिए, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर इसी तरीके का है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बतानी है एट r = 5 सेंटीमीटर। एट r = 5 सेंटीमीटर आपको फील्ड बतानी है। तो बेटा यहाँ फील्ड क्या होगी बेटा, मैं आपको पहले तो याद दिला दूं बेटा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है और वाई एक्सिस में भी हो सकती है ना।
EX EY और सिमिलरली कुछ EZ भी हो सकता है ना, दिखा देते हैं EZ भी। अब पार्टिकल मान लो x में जा रहा है dx, तो वर्क क्या होगा, EX के कारण, EY के कारण या EZ के कारण, EX के कारण, है ना। तो EX dx हो जाएगा प्यारे बच्चों उस पे वर्क, और जो वर्क होता है वो क्या होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस du, UI माइनस UF होगा ना बेटा वर्क। हम 4 परोठे खाए थे, 400 जूल एनर्जी लेके आए थे, 300 जूल पढ़ाने में खर्च हो गई, 100 बची, तो बेटा 400 माइनस 100 है मैंने जो वर्क किया, जो डिक्रीज आया, तो माइनस ऑफ डेल्टा ई हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ यूएफ माइनस यूआई, और यूएफ माइनस यूआई को डी यू बोलते हैं। तो बेटा EX क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, और वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, माइनस डीवी बाई डी एक्स। EY क्या आता है, माइनस डीवी बाई डी वाई, और इसमें जब x में खाली मूव करे तो y एंड z आर कांस्टेंट, इसलिए इसको लिखने का अच्छा तरीका क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और EY क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब 5 पे बेटा मेरे को फील्ड बतानी, तो 5 पे फील्ड कितनी आएगी, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल वी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेल वी हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल कितना है बेटा, 5 से 0, 5 हो गया चेंज इन पोटेंशियल, बाय डेल एक्स। डेल एक्स कितना हो गया बेटा, 5 का चेंज आया, और डेल एक्स कितना है 2, और ये किसमें, सेंटीमीटर में है या मीटर में, आइए चेक कर लेते हैं एक बार। ये दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में, लेकिन मेरे को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा वोल्ट पर सेंटीमीटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछी और वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो 5/2। अब पहली बात बेटा देखो, बेटा जो स्लोप होती है ना बेटा, वो तो नेगेटिव है, यहाँ पे दिख रही है, पर बेटा नेगेटिव ऑफ स्लोप ही तो पूछा है ना, नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 5/2 दैट इज 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द आंसर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा देखो दिख रहा है ना, ये नेगेटिव है, घट रहा है तो मतलब नेगेटिव स्लोप, बढ़ता है तो मतलब पॉजिटिव स्लोप, और वैसे भी अगर पोटेंशियल घट रहा है पॉजिटिव एक्स में जाते हुए, है ना, तो यही तो यहाँ पर भी होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज की हो तो बेटा इधर जाते हुए पोटेंशियल घटता है, और फील्ड भी इधर को ही होती है, फील्ड भी पॉजिटिव में ही होती है, तो इसलिए 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर पॉजिटिव ही आना चाहिए, है ना। अगला 17th के बाद आइए 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बेटा ये पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। बेटा देखो ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे पहला ऑप्शन क्या क्या रखा है यहाँ पे, मेरे को कौन सा क्वेश्चन नंबर है 18th, है ना, यहाँ पर क्या रखा है, इफ E 0 V मस्ट बी 0। ये बेटा सब बेकार की बात है, ये दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर पे E 0 है और V नॉन 0 है ना, तो V मस्ट बी 0 गलत, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इफ V 0 E मस्ट बी 0, कह रहे V 0 है तो E 0 होगा ही होगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई, V 0 है, प्लस माइनस यहीं पे ले लो, डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन V तो 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है kp/r²। अगर वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो माइनस kp/r²। बेटा अगर डाइपोल इधर को होता है तो फील्ड इधर को होती है ना, पर पोटेंशियल तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है 0। तो कह रहे हैं इफ V 0 E मस्ट बी 0, ये भी क्या हो गया बकवास। अगला इफ E नॉट इक्वल टू 0 V कैन नॉट बी 0, कह रहे इफ E नॉट इक्वल टू 0 V कैन नॉट बी 0, मतलब अगर E 0 नहीं है तो V भी 0 नहीं होगा। भैया E 0 नहीं है, यहां पे देखो डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन, V इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, बट पोटेंशियल तो 0 हो सकता है, कह रहे V कैन नॉट बी 0, हट ये भी गलत है। इसके बाद क्या, नन ऑफ दीज, तो बेटा नन ऑफ दीज इज करेक्ट, है ना, चारों में से मतलब तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज वाला करेक्ट है ना। ठीक है भैया, चलो चलेंगे आगे। नहीं आएगा तो बेटा दोबारा सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, कई बार पूछा गया है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस बार आने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी, है ना। ऐसे वाहियात क्वेश्चन रहते हैं बेटा नीट में कई सारे, है ना, तो आपको तैयारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना होता है आसान है। नीट मतलब वो है ही बेटा कलेक्शन ऑफ आसान क्वेश्चंस का एक टेस्ट, है ना। आइए देखिए 19th, इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, कह रहे हैं आर पे बेटा अगर चार्ज रखा डाइपोल से तो बेटा फोर्स आ रहा है उस पे F, अगर 3r पे रखेंगे तो फोर्स कितना आएगा, 3r पे कितना आएगा F/8, क्यों 2kp/r³ होती है फील्ड, 2kp/r³, है ना। तो बेटा अगर r को डबल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2³ आ जाएगा, तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे रखने पे F/8, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये था 19th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है बेटा पोटेंशियल बताना है एट पोजीशन वेक्टर r।
20th वाले क्वेश्चन में बेटा पोटेंशियल बताना है एट पोजीशन वेक्टर आर। तो बेटा पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा और ये हो गया पी साइन थीटा। अब बेटा पोटेंशियल किसके कारण आएगा? इसकी तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, इसके कारण तो जीरो आएगा, और इसके कारण क्या आएगा? केपी बाय आर स्क्वायर। तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब छोटी सी बेटा इसमें वेक्टर्स लगाएंगे, छोटा सा कॉस थीटा बेटा क्या है? एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? के पी, अच्छा इसको मैं बल्कि ऐसे लिख दूं पी डॉट आर, तो क्या जाएगा? पी आर कॉस थीटा, पी कॉस थीटा चाहिए तो एक आर से डिवाइड कर दो, तो आर क्यू, के पी डॉट आर बाय आर क्यू, के पी डॉट आर बाय आर क्यू। के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर था बेटा, पी कॉस थीटा के पी डॉट आर क्या जाएगा? पी आर कॉस थीटा, लेकिन मेरे को तो ऊपर खाली पी कॉस थीटा चाहिए था, तो आर से डिवाइड कर दिया ताकि ऊपर पी कॉस थीटा ही। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है 21st वाला, जिसमें आपको कुछ कह रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 21st वाले में कि इतने डिस्टेंस पे बताइए कि पोटेंशियल क्या होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। 0.01 मीटर पे पोटेंशियल पूछा है किसमें? 21st क्वेश्चन में। तो बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन में कितने भी डिस्टेंस पे पूछो बेटा पोटेंशियल तो जीरो ही होगा। ये डाइपोल है, यहां पे बेटा पोटेंशियल पूछा है, क्या होगा? जीरो। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, ठीक है? बढ़ेंगे आगे। ये तो बहुत ही सिंपल है ना यार। अच्छा 22 वाले में पूछा है बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। 22 क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल एनर्जी किस थीटा पे मैक्सिमम होगी। ये फील्ड है बेटा, सोच के देखो बेटा, डाइपोल को ना वो अपनी तरफ रखना चाहता है। अगर ऐसे होगा ना तो बेटा वो अपनी तरफ घुमाएगा, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, पी से ई की तरफ को आता है। अब अगर टॉर्क इधर को आ रहा है, सोचो अगर यहां से छोड़ेंगे तो ज्यादा जोर से आके टकराएगा, या यहां से छोड़ेंगे, और अगर यहां से छोड़ेंगे और जोर से, यहां से छोड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जोर से वर्क कर पाएगी। तो 180 पे बेटा मैक्सिमम हो जाएगी एनर्जी, है ना? और अगर फॉर्मूले पे ही जाना है तो माइनस पी ई कॉस थीटा होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचो ये मैक्सिमम कब होगा, है ना? ये मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा -1 हो, तभी तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा और मैक्सिमम बनेगा। और cos थीटा -1 कब होता है? 180। लेकिन आप सोचिए ना बेटा, तो जैसे जैसे आप मोड़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। यहां से आएगा तो बेटा हल्के से टकराएगा, यहां से छोड़ेंगे तो तेज, यहां से छोड़ेंगे और तेज, यहां से छोड़ेंगे और तेज। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, बिल्कुल मक्खन बातें हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, काफी सिंपल है, ठीक है? तो बेटा कब मैक्सिमम होगी? एट थीटा इक्वल टू 180, एट थीटा इक्वल टू 180। बेटा जो आंसर दिया है ना वो तो रेडियंस में दिया है, तो पाई रेडियन आंसर होगा बेटा। क्या आंसर होगा? 180 डिग्री में बोल रहा था तो क्या आ जाएगा? पाई रेडियन, ठीक है? 23 में 3 सरफेसेस दे रखे हैं। सरफेस 2 से आपसे फ्लक्स पूछा है। सरफेस 2 में 2 चार्जेस हैं Q2 Q3, जिनके मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। फ्लक्स पूछा तो बेटा फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है बेटा? E डॉट ds का समेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर E डॉट ds से करना होता तो मैं फिर E डॉट ds से करता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती, पर यहां पर बेटा क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से करना पड़ेगा। तो बेटा चार्ज एनक्लोज क्या हो गया? -1 माइक्रोकूलम, दैट इज नेगेटिव ऑफ 10 की पावर -6 बाय एप्सिलॉन नॉट। किसने कहा सर 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो? मैंने कहा क्यों? कहते मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 9 × 10 की पावर 9, खत्म हो गया। तो 36 पाई इंटू 10 की सॉरी ये 9 था, तो क्या बन जाएगा? 36 पाई इंटू 10 की पावर 3, 36 पाई इंटू 10 की पावर 3 और साथ में नेगेटिव। तो बेटा चार्ज एनक्लोज टोटल चार्ज क्या हो गया? Q2 + Q3 -1 माइक्रोकूलम, दैट इज नेगेटिव ऑफ 10 की पावर -6 बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10 की पावर 9। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड में सिलेंडर पड़ा है, फ्लक्स क्या होगा बेटा? चार्ज एनक्लोज 0, खत्म बात है ना यार। तो बेटा क्या हो जाएगा? फ्लक्स 0। नहीं तो अगर आपको ऐसे देखना हो तो याले सरफेस से क्या आएगा? E डॉट ए, ई ए कॉस 0 आएगा, कॉस 0 1। और इस वाले सरफेस से एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ई ए कॉस 180 दैट इज -E A आएगा। और याले सरफेस से क्या आएगा? एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हर जगह से कर्व्ड सरफेस तो 0 होगा क्योंकि E डॉट ए 0 है। तो बेटा -E A + E A, टोटल फ्लक्स क्या निकल के आएगा? 0। टोटल फ्लक्स क्या निकल के आएगा? 0, है ना? तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब इसके बाद बेटा 25th क्वेश्चन। ये 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं।
25th क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट इक्वल टू 0 इन रीजन। क्यू चार्ज दिए इस स्फीयर पे, कंडक्टिंग स्फीयर है ना 25th में, कह रहे ई कहां पे 0 नहीं होगा। बेटा बहुत ही मक्खन सवाल है। चार्ज क्यू दिए सारा का सारा आउटर सरफेस पे आएगा। बेटा कंडक्टर की कैविटी पे तब चार्ज होता है जब कंडक्टर की कैविटी के अंदर चार्ज होता है। अगर यहां कोई कहता है स्मॉल क्यू तो यहां पे माइनस स्मॉल क्यू आ जाता, पर यहां नहीं है तो यहां पर भी नहीं आएगा। तो बेटा जब यहां चार्ज ही नहीं है तो खाली एक होलोस्फीयर हो गया, होलोस्फीयर के अंदर फील्ड 0 होती, तो नॉन 0 कहां होगी, होलोस्फीयर के बाहर। अंदर कैसा बेटा ग्राफ कैसा आता है, यहां पे 0 और सरफेस के बाहर 1/r² वाला, है ना। तो E विल नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर R ग्रेटर देन R2, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा R2 से बाहर बाहर होता है ना, R2 से बाहर ही तो ऐसा होगा जहां पर फील्ड मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू R2। बेटा जहां पे चार्ज प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया, बस उसके बाद, जहां पर चार्ज प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया उसके बाद, है ना। अब कभी कभी मन में आ सकता है भाई इक्वल टू क्यों ले रहे हैं, खाली ग्रेटर देन क्यों नहीं ले रहे हैं, बता देता हूं वो भी। बेटा देखो यहां जो फील्ड होगी ना R2 पे, तो जिस पे खड़े होके निकाल रहे हो उस चार्ज के कारण तो देखेंगे नहीं, बाकी के कारण अगर देखें तो क्या आएगी। बेटा बड़ा आराम से समझ में आ सकता है कि बाकी पोर्शन के कारण तो फील्ड इधर को आएगी ही आएगी, है ना। बेटा जब हम डेरिवेशन भी करते हैं तो हम क्या बताते हैं, पूरे के कारण जो होती है उसके कारण जो चार्ज होता है उसके कारण जस्ट उसके आसपास जितनी फील्ड होती है उतने पूरे के कारण भी उसी के बराबर आती है ना। तो सरफेस पे अगर एग्जैक्टली कोई पूछेगा 0 होती है नॉन 0, तो नॉन 0 होती है। और होती कितनी, जितनी सरफेस के जस्ट बाहर होती है ना उतनी ही होता है मैग्नीट्यूड, सॉरी उसी का आधा होता है मैग्नीट्यूड, उसी का आधा होता है मैग्नीट्यूड, है ना। क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर के लिए तो हम ये बोलते हैं कि अंदर फील्ड 0 है, इसके कारण स्मॉल ई, यहाँ पे भी स्मॉल ई, तो बाकी के कारण भी तो स्मॉल ई होगी, तभी तो मिलके 0 हो पाएगी। और जस्ट dx बाहर जाने में फील्ड का तो चेंज आएगा नहीं, बाकी के कारण भी। तो यहाँ पे होगी 2e, और सरफेस पे बात करूंगा तो ये बेटा ये छोटे से पोर्शन का मिड पॉइंट हो गया, तो पूरे पोर्शन के कारण यहाँ फील्ड क्या बन जाएगी 0, क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ गए इस छोटे से के, है ना। बाकी के कारण क्या आएगी e, तो यहाँ पे होगी 2e और इस जगह पे क्या हो जाएगी e, है ना। तो सरफेस पे फील्ड क्या होती है बेटा, जितनी सरफेस के जस्ट बाहर होती है उसकी आधे, है ना। अगला 26 में पूछा फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये प्लस है ये माइनस है, ये स्फीयर है बेटा कंडक्टिंग, तो बेटा कंडक्टर के तो फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, बिकॉज बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, बिकॉज बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ई 0 होता है कंडक्टर के अंदर, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो दो बातें निकल के आती थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा 0, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब Q डेल्टा V 0 है। और Q डेल्टा V 0 से क्या समझ में आएगा प्यारे बच्चों, Q डेल्टा V 0 क्या समझाएगा हमको बताइए। Q डेल्टा V 0 मतलब डेल्टा V 0, और डेल्टा V 0 से क्या समझ में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, देयरफॉर फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, है ना। तो बेटा प्लस के पास में माइनस इंड्यूस हो जाए, माइनस के पास में प्लस, बस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में बेटा मतलब कुछ एक ऑप्शन में ए में दिखा रखा है फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही नहीं है, ऐसे दिखा रखी है, ऐसे आ रही, तो बेटा परपेंडिकुलर तो होनी चाहिए, जो कि एक ही में, जो कि कितने में है, एक ही में, है ना। बेटा ये भी कंडक्टिंग प्लेट्स है ना। अनचार्ज मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 2 लार्ज कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स, वो भी कंडक्टर्स हैं प्लेट्स, तो प्लेट के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए फील्ड लाइंस, है ना, और मतलब स्फीयर के भी, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 27th क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा ये फील्ड है बेटा यूनिफॉर्म फील्ड है, 2 प्लेट्स के कारण बनाई है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना आएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस में एक चार्ज को घुमाएंगे तो वर्क डन क्या आएगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो बेटा अगर चार्ज को घुमाएंगे पूरे क्लोज पाथ में तो वर्क डन क्या आएगा 0, वर्क डन क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों 0। अगला ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है बेटा यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दी पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे तो E डॉट ds का समेशन पूछ रहे हैं इस गॉसियन सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पूछ रहे हैं बेटा, प्लस चार्ज एनक्लोज है तो फ्लक्स क्या आएगा पॉजिटिव, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन क्या हो गया पॉजिटिव, है ना। और अगर यहाँ पे पूछते तो क्यू इन क्या था नेगेटिव, तो क्यू इन क्या था नेगेटिव, है ना, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज एनक्लोज अगर पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा।
आप सोच भी सकते हैं ये प्लस चार्ज अगर होगा किसी के भी अंदर, तो ई डॉट डीएस का समेशन करेंगे तो ई भी बाहर डीएस भी बाहर, तो पॉजिटिव बनेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अंदर को आएंगी, तो ई अंदर और एरिया वेक्टर बाहर, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर को लेते हैं, है ना। तो ई डॉट डीएस क्या आ जाएगा बेटा, ई डीएस कॉस 180 टाइप का आएगा। तो नेगेटिव चार्ज एनक्लोज्ड होगा तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड होता है तो फ्लक्स पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड है तो फ्लक्स क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहे हैं डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, हमने डाइपोल को 90 से रोटेट करना है, वर्क डन बताना है। बेटा वर्क कितना करना पड़ेगा, बेटा वर्क तो कितना भी हो सकता है, यहाँ पर वैसे अच्छा वर्ड होता मिनिमम वर्क, क्योंकि बेटा वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं, अगर हमको यहाँ से यहाँ घुमाना है टॉर्क तो हम कितना भी लगा सकते हैं, है ना। तो बेटा मिनिमम वर्क होता है तो खाली इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बाकी ज्यादा वर्क करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्यारे बच्चों, जब वो सेम डायरेक्शन में मिनिमम वाली कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था मैक्सिमम कब होती है 180 पे, है ना। तो बेटा मिनिमम वाली कंडीशन में यूआई कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस पीई कॉस 0। और बेटा जब 90 घूम जाएगा तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पीई कॉस 90 दैट इज 0। तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, पीई, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा वर्क डन पीई। अगले वाले में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, इस स्क्वायर से फ्लक्स पूछा बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ई ए कॉस 90। फ्लक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। फ्लक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0, है ना। इसके बाद 31, इसमें कह रहे हैं स्मॉल क्यू चार्ज है, एक 0, ए से a,0 पे माइनस क्यू चार्ज को लेके जाना है, वर्क डन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक मिनट रुकिए जरा, मैं बताया तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। 31 वाला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहे हैं वर्क डन इन टेकिंग चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी इन स्ट्रेट लाइन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कह रहा हूं, इंक्रीज वर्क फिर कितना भी हो सकता है, मिनिमम वर्क की बात होनी चाहिए। तो बेटा मिनिमम वर्क क्या निकल के आएगा, या स्लोली ले जाने में वर्क, है ना। तो स्लोली ले जाने में बेटा वर्क क्या आएगा, मैं आपको बस इतना कह सकता हूं बेटा, यहां से यहां ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है, क्योंकि वही सेपरेशन है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। तो इसका मतलब वर्क क्या लगेगा हमारा, 0, है ना। इसके बाद 32 इस वाले क्वेश्चन में है, कह रहे जब ये यहां से यहां आएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताओ। ये आर्क पे आ रहा है 40 सेंटीमीटर की, तो बेटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो नहीं रहा, तो इनकी जो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज नहीं हुई। Q1 Q2 की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी चेंज नहीं हुई, खाली Q2 Q3 की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। और एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या वो भी मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। एग्जैक्ट लैंग्वेज क्वेश्चन की ये है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज Q3/4πε0 टाइम्स K। तो K क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सेंटीमीटर्स में है 30 और 40। तो बेटा पहले 30 40 50 था डिस्टेंस, है ना, बाद में 10 हो गया। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, K मतलब 1/4πε0, सॉरी मेरे को 1/4πε0 लिखना चाहिए क्योंकि K किसी और चीज को क्या रखा है यहाँ पे, 1/4πε0 Q2 Q3 बेटा 0.1 मीटर हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 1/0.1 माइनस 1/0.5, तो ये जगह 10 माइनस ये बन जाएगा 2 दैट इज 8, है ना। तो बेटा क्या जाएगा 1/4πε0 Q2 इंटू 8 Q3। तो अगर 1/4πε0 Q2 टाइम्स क्या आ जाएगा 8 Q3, तो जो K है वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 Q3, है ना, सॉरी Q3 पहले, तो 8 Q2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अच्छा Q3 पहले से था, तो बेटा जो इसके अलावा जो पोर्शन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या जाएगा 8 Q2, है ना। आप क्वेश्चन पढ़िए आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या बेटा 2 माइक्रो कूलम को कह रहे कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करें, 2 ग्राम का है, ताकि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। बेटा 1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है V, तो बेटा Q चार्ज की क्या होगी QV, है ना। और जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है वो वर्क डन होता है, कई बार बता चुका हूं, तो Q डेल्टा V, है ना, ये वर्क डन हो जाएगा। और वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv², हाफ 2 × 10⁻³ इंटू 10², है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, यहाँ से 2 कट जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या बचेगा बेटा 10⁻⁻1 दैट इज 0.1, क्यों दे रखा है आपको 2 माइक्रो कूलम, तो ये 2 × 10⁻⁻6 से 10⁻⁻1 वहां से काट दिए 10⁻⁵, डेल्टा V आपको निकालना है इज इक्वल टू 1 बचा, तो उधर जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा, है ना, अपॉन 2, 10⁵ अपॉन 2 दैट इज 0.5 × 10⁵,
और 0.5 इंटू 10 की पावर 5 को क्या कह सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 4। तो बेटा डेल्टा वी क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4। कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है वो तो बहुत छोटा है। वो क्या है प्यारे बच्चों, अगर क्यू चार्ज को लेके जाना है, ये 2 माइक्रो कूलम है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करें ताकि स्पीड 10 हो जाए, तो बेटा जो वर्क आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा क्यू डेल्टा वी। कितना वर्क आएगा प्यारे बच्चों क्यू डेल्टा वी। बेटा वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल, है ना, तो क्यू चार्ज की क्यू वी, है ना, और जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा क्यू वी वन माइनस क्यू वी टू, क्यू डेल्टा वी जो डिक्रीज आएगा बेटा वही वर्क डन है हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब भी किसी पे वर्क करते तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है ना। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यू डेल्टा वी को आप हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 करेंगे क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। फटाक से एक बार नोट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा से इस सॉल्यूशन को सुनेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल पड़ा है जो कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसका मतलब होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज मिलकर बनते हैं डाइपोल। तो बेटा जितना प्लस वाले पे क्यू ई फोर्स आएगा उतना ही माइनस वाले पे मतलब क्यू ई आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स होता है क्यू ई वेक्टर, है ना, एफ वेक्टर इज क्यू ई वेक्टर। और अगर एफ होता है प्यारे बच्चों क्यू ई वेक्टर तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने में डायरेक्शन वेक्टर का चेंज नहीं होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने में प्यारे बच्चों वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, फोर्स हो जाएगा यहाँ पे 0 और बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा ये मिनिमम स्टेट में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में है। यहां से अगर डाइपोल को हल्का सा आप अगर घुमा के छोड़ दो तो ऑसिलेट करता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और बेटा मेरे को ये कहा गया है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माइनस पीई कॉस 0, मैक्सिमम होती है 180 पे पाई रेडियन पे, भी पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुका हूं, और 0 होती है बेटा माइनस पीई कॉस 0। आप समझ के भी देखिए बेटा माइनस पीई कॉस 0, तो बेटा क्या बन जाएगा माइनस पीई। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगी, मिनिमम निकल के आएगी जब कॉस मतलब जब एंगल 0 है ना। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। यहां से बेटा जब आप रोटेट करेंगे ना, तो जितना आप रोटेट करते जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, उतना आपको ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। दो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, एक 0 थीटा इक्वल टू 0 पे, जहां से बेटा अगर आप छोड़े, क्योंकि बेटा प्लस चार्ज पे फोर्स इधर आएगा, माइनस चार्ज पे इधर, तो ये वापस लेके आना चाहेगा इसको, है ना। तो बेटा ये कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, जब यहाँ पे टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0 है, 0 पे, है ना बेटा। ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन 180 वाला जो इक्विलिब्रियम होगा ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहां से अगर आपने हल्का सा भी घुमाया इसको तो प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, प्लस वाले पे फोर्स इधर आएगा माइनस वाले पे इधर, तो घूमता ही चला जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और फोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों 0। 38 वाला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों वो भी इसी टाइप का ही है, बस पूछा टॉर्क क्या होगा। बेटा पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल थीटा है, तो पी क्रॉस ई, टॉर्क क्या होता है प्यारे बच्चों, पी क्रॉस ई। बहुत ही लल्लू सवाल था आपके सामने, है ना। और ऐसे क्वेश्चन बेटा नीट में काफी सारे रहते हैं, तो हमको लल्लू से लल्लू क्वेश्चन को तैयार करना रहता है, इसीलिए आपके टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन है ना। आइए बच्चों देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहे हैं बेटा सेंटर पे चार्ज है, किसी भी एक फेज से फ्लक्स कितना होगा। बेटा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल है बेटा, अगर सेंटर पे चार्ज है क्यूब के, सारे फेसेस से बराबर फ्लक्स होगा, है ना, जिसका मैं 40 में एक डिटेल्ड डिस्कशन एक बार फिर से डालूंगा, क्वेश्चन नंबर 40 में इसका, है ना। लेकिन बस इतना कहना चाह रहा हूं, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स है, तो एक फेज से क्या आएगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। 39 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं क्यू माइक्रो कूलम्ब है, तो क्यू इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब हो गए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बेटा 39 और 35 क्वेश्चन सिमिलर थे, बस एक में क्यू चार्ज है और एक में क्यू माइक्रो कूलम्ब है। मैं एग्जैक्टली बताता हूं बेटा 34th में, लेकिन जो ऑप्शन दिया है 34th में वो आपको इस तरीके, और 35 में बेसिकली तो वो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट के बदले 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा, 4 पाई क्यू अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा वही सेम आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 39 फिर से वही क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रखा है प्यारे बच्चों, बस क्यू माइक्रो कूलम्ब है, तो क्यू इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें डायरेक्टली इसी फॉर्म में दे रखा है, तो बिल्कुल सही है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने कर लिया, बचे कौन कौन से, 36 और 37।
बेटा ये देखिए 36 और 37 में, 36 में क्या है प्यारे बच्चों, क्यू चार्ज पड़ा है सेंटर पे, माइनस क्यू सारे के सारे कॉर्नर्स पे है। पूछा गया है, बताइए कि ये पूछा गया है इस प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। प्यारे बच्चों जो बॉडी डायगोनल होता है ना क्यूब का, बेटा वो होता है a√3, अगर साइड लेंथ a हो, यहाँ पे शायद b क्या रखी है, तो क्या हो जाएगा b√3 हो जाएगा बॉडी डायगोनल। तो इसका हर एक से जो दूरी आएगी वो b√3/2 आएगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक चार्ज बेटा वो b√3 होता है बेटा बॉडी डायगोनल, है ना, और अगर वो बिल्कुल मिड पे, तो बेटा कॉर्नर से किसी भी एक कॉर्नर से दूरी क्या हो जाएगी b√3/2। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, b√3/2। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक से एसोसिएटेड कितनी हो जाएगी, माइनस के Q1 Q2 बाय b√3/2। और ऐसे कितने हैं बेटा 8, तो 8 के साथ कितनी हो जाएगी इंटू 8, है ना। और आंसर किस फॉर्म में दिया है, ऑप्शंस किस फॉर्म में, एक बार फटाक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसके ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों वो, अच्छा के की फॉर्म में नहीं, 1/4πε0 लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0, तो 4 की झंड हो जाएगी, ये 2 आ गया, 2 2 सा बन जाएगा 4, 4 ऊपर आएगा और √3 नीचे, 4 ऊपर आएगा और √3 नीचे, और आएगी नेगेटिव। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी, है ना। तो ये हो गया 36 क्वेश्चन। बेटा b√3, बेटा जो फेस डायगोनल होता है वो b√2 होता है, और जो बॉडी डायगोनल होता है b√3, जो कि आपको कई बार यूज भी करना पड़ता है जब आप पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, जब आप पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, है ना। चलिए आइए देखिए, वहां पर जब आप पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो वहां पर आप बात करते हैं 4r = a√3, 4r = a√3, है ना। 37th क्वेश्चन, इसमें क्या है, कह रहे पोटेंशियल मैक्सिमम कहां होगा, किसी भी कंडक्टर पे चार्ज दे दिए, मैक्सिमम पोटेंशियल पूछ रखा है, कहां पे होगा, सेंटर पे होगा, सरफेस पे होगा, वगैरह वगैरह। बेटा बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हर जगह पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, जिससे निकल के आती हैं दो बातें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का वर्क जीरो, अगर वर्क डन एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का जीरो, दैट इज Q डेल्टा V जीरो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, दैट इज बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, है ना। और अगर सरफेस क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देयरफॉर फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर आ जाता है ना। और इसके बाद बेटा और बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो E.ds का समेशन हर एक छोटे छोटे पोर्शन के लिए जीरो होगा, जिससे मैं आपको ये कह सकता हूं कि चार्ज एनक्लोज हर एक छोटे छोटे पोर्शन में प्यारे बच्चों जीरो होता है, दैट इज ईच एंड एवरी पार्ट इनसाइड द कंडक्टर इज न्यूट्रल, है ना, दैट इज चार्ज रिसाइड्स ओनली एंड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इफ देयर इज नो कैविटी, है ना। तो ये हो गया। और बेटा जस्ट एक बात बताऊं तो बेटा कभी भी ऐसी फील्ड लाइंस नहीं होती जो चार्ज मतलब कंडक्टर से स्टार्ट होकर कंडक्टर पे टर्मिनेट करे, ऐसी फील्ड लाइन, मान लो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, ऐसी फील्ड लाइंस तो होती हैं लेकिन ऐसी नहीं हो सकती प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि बेटा ये बता रही कि अगर इससे चार्ज को लेके जाए इस रास्ते, तो बेटा तो उस पे वर्क क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या होना चाहिए बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाने के लिए जीरो। तो ऐसी फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कंडक्टर विल नॉट टर्मिनेट ऑन द सेम कंडक्टर, क्योंकि बेटा अगर उसी पे चल रहे, छोटा सा पोर्शन कंसिडर करो, QE इधर को है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, तो QE ds cos 0, ये छोटा सा वर्क डन है, ds का समेशन करूंगा बेटा, इसका टोटल का समेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं है तो इसको भी इंटीग्रेशन में ले लो, तो छोटे छोटे पॉजिटिव मिलके बेटा एक बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। तो ऐसी फील्ड लाइंस नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी फील्ड लाइंस बता रही है टोटल वर्क डन पॉजिटिव आएगा, आना चाहिए जीरो। तो बेटा फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द कंडक्टर विल नॉट टर्मिनेट ऑन द सेम कंडक्टर, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और ये रहा डिटेल डिस्कशन आपके सामने एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन के साथ, है ना। इसको देखेंगे, ध्यान से नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं ये एक आधी रिंग है सेमी सर्कुलर, है ना, मतलब ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, फील्ड पूछी है सेंटर पे। बेटा दो तरीके होते हैं, या तो आप कह सकते हैं आर्क के कारण जो फील्ड होती है, अगर कोई भी थीटा नॉट अगर एंगल अगर टोटल आर्क सबटेंड कर रही हो सेंटर पे, तो बेटा जो फील्ड होती है वो होती है KQ/R² sin θ0/2 अपॉन θ0/2, sin θ0/2 अपॉन θ0/2, ठीक है। और बेटा मैं आपको अगर यहां पर बताऊं तो चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू पाई आर, है ना, लैम्डा इंटू पाई आर, ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है।
ये देगा चार्ज, क्योंकि बेटा वन लेंथ पे लेमडा तो पाई आर लेंथ पे जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा साइन पाई बाय 2 बेटा, क्योंकि टोटल एंगल पाई है तो साइन पाई बाय 2 1 अपॉन पाई बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा, पाई बाय 2 नीचे वाले का 2 ऊपर चला जाएगा, पाई कट जाएगा, तो बेटा ये आ गया आंसर, दैट इज 2k लेमडा बाय आर, है ना। और 2k क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि k होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और ये तो बेटा इनफाइनाइट लाइन चार्ज की भी होती है फील्ड, ये तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की भी होती है फील्ड। प्यारे बच्चों, मैं आपको बस ये याद दिलाना चाह रहा था कि बेटा ये जो इनफाइनाइट कोई भी लाइन चार्ज हो बेटा, कहां से कहां तक है हमको कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर मान लो ये 30 डिग्री एंगल से मान लो 60 ऊपर तक है, तो उसके बदले आप आर्क ले सकते हैं। जो आर्क की फील्ड आती है सेम चार्ज डेंसिटी की, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस रेडियस की आर्क ले लीजिए, बस इसकी जो फील्ड आएगी बेटा वही इसकी फील्ड आती है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। प्रूफ तो मैं क्लास में करा चुका हूं, प्रूफ दोबारा नहीं करा पाऊंगा, है ना। आप चाहे तो एक्सरसाइज 1 का मेरा डिस्कशन देखें, है ना, वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से दोबारा प्रूफ कर रखा है, ठीक है। ये तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद मैं ऐड ऑन करता हूँ। चलिए, तो बेटा ये 90 डिग्री हो गया, तो जो फील्ड आएगी बेटा वो एंगल बाइसेक्टर दैट इज 45 डिग्री एंगल पे आएगी, है ना। ऐसा पूछ सकते हैं किस एंगल पे आएगी फील्ड, तो बेटा यहां से भी 45 डिग्री पे, यहां से, अब यहां से 45 तो यहां से 15 हो गया, तो बेटा 15 डिग्री पे आएगी बेटा फील्ड नीचे, है ना। तो बेटा आपको बस ये याद रखना होता है, जो लाइन चार्ज की फील्ड होती है, जो लाइन चार्ज की फील्ड होती है वही आर्क की भी फील्ड होती है, वही आर्क की भी फील्ड होती है। अगर आप ये याद रख ले तो ज्यादा कन्वीनियंट है ना। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रूफ वगैरह ज्यादा नहीं आने की जरूरत होती है। बस आप इतना समझ ली, जब भी आपको फील्ड निकालनी हो लाइन चार्ज की, तो आप उसके बदले क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों, आर्क ले सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेडियस लेके बस यहां से यहां तक की आपने आर्क ले ली, ये आप आर्क ले सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में फोर्स बिटवीन द चार्जेस। पता नहीं ये बेटा क्यों एक मिसकॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वैसे मैक्सिमम फोर्स वर्ड लिखा है, पता नहीं मैक्सिमम क्यों लिखा है, खाली कंफ्यूज करने की बातें हो रही हैं। तो बस प्यारे बच्चों मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, फोर्स बिटवीन दी चार्जेस, बेटा अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल भी दिया तो बेटा फोर्स बिटवीन दी चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बेटा Q1 Q बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ते हैं बेटा 12th में आके, 11th में नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ जो फोर्स बिटवीन दी चार्जेस आता है मेरे प्यारे बच्चों, हम बताते हैं कि Q1 के अगर कोई एक तीसरा चार्ज आ गया, चौथा चार्ज आ गया, तो टोटल फोर्स होगा वेक्टर सम। और वो ये बताता है कि जो और चार्जेस के आने से, जब हम पढ़ते हैं बेटा ये Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है ना, मान लो और भी इतनी बहुत है, तो इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा इनका वेक्टर सम। ये भी बता रहा है कि इसके होने से इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो बेटा अगर हम किसी मीडियम में डाल देंगे तो फोर्स बिटवीन दी चार्जेस बेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग, है ना। तो बेटा जो फोर्स बिटवीन दी चार्जेस है दैट विल रिमेन द सेम, दैट इज नॉट गोना चेंज, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो फोर्स बिटवीन दी चार्जेस है दैट विल रिमेन द सेम, दैट विल रिमेन द सेम, दैट विल रिमेन द सेम, है ना। बेटा कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डाइलेक्ट्रिक में, जिसके कारण नेट फोर्स जो होता है बेटा वो कम हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक के कारण भी फोर्स आ जाता है। पर अगर कोई मेरे से कहेगा बेटा फोर्स बिटवीन दी चार्जेस दैट विल ऑलवेज रिमेन दी सेम। 43, दो इलेक्ट्रॉन्स को पास पास लेके आ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं अभी थोड़े दिन पहले ही, है ना। तो ये पिछले टेस्ट का ही क्वेश्चन है आपके, अगर आपको याद आ रहा हो, ये पिछले टेस्ट का ही क्वेश्चन है FST 21 का, है ना। तो बेटा अगर दो नेगेटिव चार्जेस पास आएंगे बेटा, रिपल्शन वाली चीजें पास आएंगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। दो रिपल्शन वाली चीजें पास आती हैं तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है ना। सोच के देखिए, यहां पर रिपल्शन वाली चीजें यहां हो, तो दूर जाएंगी तो कम वर्क कर सकती है, पास हो तो बहुत तेज रिपल्शन है, बहुत ज्यादा वर्क कर सकती है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और अट्रैक्शन वाली चीजें जितना दूर हो, जैसे मान लो ये दो हाथ है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव, यहां से छोड़ूंगा तो पास आएंगे, कम एनर्जी है, यहां से छोड़ूंगा तो ज्यादा, और यहां से छोड़ूंगा तो मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रही है, मैं और नहीं करके दिखाऊंगा, है ना। तो बेटा कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, रिपल्शन वाली चीजें पास आएंगी तो बढ़ जाएगी, है ना। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं KQ1 Q2 आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, R डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है, वैल्यू बढ़ती है, क्यों 1/10 0.1 होता है, जैसे R 1 हो गया तो 1/1 1, 1/0.1 10 हो जाएगा। तो जैसे जैसे R घटेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया,
ये हो गया 43। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 44 पे। 10 माइक्रोकूलम चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों इस कंडक्टिंग स्फीयर पे। फील्ड पूछिए सेंटर पे। बेटा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो। रेडियस, चार्ज, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको परेशान करने के लिए इलिप्स बना के देते, इस पे चार्ज इतना है और बताओ इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है। डराने के लिए दे देते तो क्या बोलते? जीरो। क्या बोलते? जीरो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। कह रहे हैं डाइपोल छोटा है इन कंपैरिजन टू, जहां पे हमको फील्ड बतानी, तो फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगी? बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन में होती है केपी बाय आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में बोलूंगा तो माइनस केपी वेक्टर बाय आर क्यूब, क्योंकि पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये माइनस ये प्लस, इसके कारण फील्ड इधर आएगी, इसके कारण फील्ड इधर आएगी। बेटा वेक्टर सम करते हैं तो इधर को आ जाएगा, है ना। ये आप कह सकते हैं ये वाले कंपोनेंट उड़ जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, है ना। तो पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में केपी बाय आर क्यूब, तो बेटा प्रोपोर्शनल टू डी ऑप्शन, है ना। पी एंड 1 बाय आर क्यूब, पी एंड 1 बाय आर क्यूब। मैग्नीट्यूड की बात करी है, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। अगला एल साइड लेंथ का एक सरफेस है, उसके अंदर चार्ज क्यू है, तो पूछ रहे हैं फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्वेश्चन था 47th वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपके साथ 45th मेरा बाई चांस छूट गया आपके साथ डिस्कस करना, कोई नहीं अभी बताता हूं। 47th क्वेश्चन है, क्यू चार्ज है ना, एल साइड लेंथ के अंदर, क्यूब के अंदर, एल साइड लेंथ के क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बेटा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है क्यूब से, तो क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 45th क्वेश्चन जो था बेटा, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जब वाई चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या हो जाएगा? सॉरी काइनेटिक एनर्जी पूछिए। बेसिकली वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा? बेटा क्यू ई फोर्स आएगा, और बेटा जब वाई चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट वाई हुई फोर्स के डायरेक्शन में, क्यू ई वाई, यही वर्क हो गया, और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल जीरो थी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? क्यू ई वाई। क्या हो जाएगी? क्यू ई वाई। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये था क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, है ना। ये इस पे एक पे चार्ज है 10 की पावर -2, एक पे 5 × 10 की पावर -2, उसको हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। ये कहना चाहिए था कि चार्जेस जो है काफी दूर दूर रखे हो, कहा नहीं है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। नीट में इतना चलता है, जेई के क्वेश्चंस में डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है ना। एडवांस के मेंस में भी ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी एरर्स एडवांस में भी होती हैं, लेकिन इतनी नहीं, है ना। बेटा एक का जो रेडियस है वो है 10 की पावर माइनस, एक का 1 सेंटीमीटर है रेडियस, एक का 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा आपको तैयार रहना होता है, ये छोटा बहुत ना, मतलब आप ये सोचे कि बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट होगी, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी थोड़े थोड़े से इंपरफेक्शंस रहते हैं, वो बेटा आपको सोच लेने होते हैं, इतना आप मतलब अपने कॉमन सेंस से भी सोचिए। इनको हमने कनेक्ट कर दी, एक पे चार्ज 10 की पावर -2, एक पे 5 × 10 की पावर -2, इनिशियली कनेक्ट कर दिए। तो पूछ रहे हैं चार्ज क्या क्या हो जाएंगे? चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन दी स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज, बेटा k q1 बाय r1, मान लो उस पे q1 हो जाएगा, बाय r1 इज इक्वल टू k q2 बाय r2, है ना। अब बेटा k तो बकवास है, q1 बाय r1 q2 बाय r2 बराबर, r1 क्या है 1, r2 क्या है 2, तो इस पे चार्ज अगर x होगा तो इस पे 2x होगा, बस सिंपल बात है। 3x हो गया टोटल चार्ज, जो कि कितना हो गया 6 × 10 की पावर -2, तो x क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -2। आई एम सॉरी, मैं फिर बता देता हूं प्यारे बच्चों, अगर k q1 बाय r1 k q2 बाय r2 बराबर है, तो q1 बेटा नीचे 1 और 2 है, तो ऊपर भी 1:2 में होंगे, तभी बेटा पोटेंशियल दोनों का बराबर कर रहे हैं। और वो कब होगा बेटा? q1 और q2, बस मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, q1 और q2 जो आएंगे बेटा वो 1:2 में आएंगे, तो एक को x मान लिया चार्ज, एक पे 2x मान लिया, तो 3x हो गया 6 × 10 की पावर -2, 3x क्या हो गया 6 × 10 की पावर -2, तो x क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -2, इस पे चार्ज हो जाएगा स्मॉलर स्फीयर पे, वही आपसे पूछा है, और ये है ऑप्शन डी। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 49। यहां पर क्या है, Q2 चार्ज है और Q1 जो है प्यारे बच्चों वो R रेडियस पे घूम रहा है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घूम रहा है। तो जब एक चक्कर मारेगा तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कितना करेगी? बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होगा? ऑलवेज जीरो। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज
ऑलवेज जीरो, है ना। आप ये भी कह सकते हैं बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वही बाद में है ना। तो बेटा वर्क डन जो होगा बेटा वो क्या आएगा, डेफिनेटली डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि डिक्रीज क्या है यहाँ पे, जीरो, है ना। अब यहाँ पे बेटा ये अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं, पूछे है Q1 Q2 कैसे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा नहीं, अगर पूछ भी लेते तो हम क्या बोलते हैं बेटा, देखो इसमें भी 7 फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रही है, इसमें भी 7 फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रही है ना। तो अगर एक ही ड्राफ्ट पे बेटा अगर हम फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बिकॉज फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बेटा अगर कोई पर्टिकुलर एक चार्ज है तो फिर हम देख के नहीं बता सकते चार्ज कितना होगा, हम दो चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन शार्पनेस ऑफ पेंसिल एंड खाली टाइम अवेलेबल, है ना। तो बेटा वो तो यहाँ पर है नहीं बेटा, हमको मतलब हम नंबर ऑफ फील्ड लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ फील्ड ज्यादा है कहाँ कम है, पर कितनी फील्ड है एग्जैक्टली हमको पता नहीं। स्केल जिसने डिफाइन किया है उसको ही अंदाजा रहेगा, या हमको स्केल बता दो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 न्यूटन पर कूलम, 2 सेंटीमीटर मतलब हाफ न्यूटन पर कूलम, तो इसके अकॉर्डिंग सोचा जा सकता है। तो बस बेटा मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि दोनों में बराबर फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये बिल्कुल पक्का है ना। और दोनों में टर्मिनेट करने से दोनों के दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यही था लास्ट क्वेश्चन, बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम इसी तरीके से हर एक चैप्टर टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ रहेंगे। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, और अप्रोक्सीमेटली हम नीट से पहले मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग कवर भी कर लेंगे। तो बेटा बस आप लोग का काम एक ही है, बहुत ध्यान से पहले रिवाइज करना है, चैप्टर रिवीजन वीडियो देखनी है, उसके बाद चैप्टर टेस्ट अपीयर करना है, चैप्टर टेस्ट का सॉल्यूशन देखना है, इतने में आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर हम चलते रहेंगे, लेकिन आपको रिवाइज करते रहना होगा बार बार, FSTs बहुत कायदे से देने होंगे ताकि बाकी पोर्शन दिमाग से स्किप ना हो जाए, है ना। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।